जनाब डॉक्टर मुबारक अली साहब, जनाब डॉक्टर मुबारक अली साहब, माला है आपके लिए। तीनों हजरात, कभी कभी बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और मुश्किल इस तरह से होता है कि जब स्टेज पर बैठे हुए लोगों में और सामने बैठे हुए लोगों में कोई फर्क ही नहीं। आज स्टेज पर भी दानिश्वर बैठे हैं और मेरे सामने भी दानिश्वर बैठे हैं। मैं उन सबके जी चाहता है नाम लूं, लेकिन वक्त इतना हो चुका है कि मैं आपको किसी बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। जहां तक इस किताब और मेरी शायरी की बात है, वो आपने सुन ली। बात वही होती है जो किसी के बारे में दूसरे करें। अपने बारे में बात करना कोई बड़ी बात नहीं। खास तौर पर शायरी में जैदी साहब, डॉक्टर मुबारक अली साहब, शायरी में मेरी हालत कीट्स की सी। वो कीट्स कहता था कि मैं तो उसी वक्त तक शायर होता हूं जब तक मैं शायर शेर कहने की कैफियत में मुबतला हूं। उसके बाद तो मुझसे बड़ा गैर शायर कोई होता ही नहीं। तो यही मेरी हालत। आप यकीन जानिए, मैं सब दोस्तों का बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस शायरी की तारीफ की और इसको एक अच्छी शायरी कहा। मैं बाखुदा कह रहा हूँ कि मुझे इस किताब में जब मैं लिख देता हूँ तो मुझे देखने को जी नहीं चाहता। मुझे वो चीजें बहुत छोटी लगती हैं जब वो मैं कर लेता हूँ। और मेरा मिजाज ये है जिसका मैंने आपसे तस्करा कर दिया। बात ये है कि जब माशरों पर ज़वाल आता है, ख़वातीनो हज़रात, में आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुबारक अली की किताब ज़वाल माशरे से ही आज मैं बात का आगाज करूं। और मैं आज अपने आप को बहुत फख्रिया समझता हूँ। आप सब लोगों को भी अपने साथ इश्तराक में रखता हूँ, सरका कहते हुए रखते हुए कहता हूँ कि आज हमारे दरमियान जो शख्स सदारत फरमा रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल आइकन, इनकी हर किताब पढ़ने वाली है, लेकिन ज़वाल माशरे की किताब इनकी वो समाजी सोच की किताब है, तबकाती सोच की किताब है, जिससे मैंने बहुत कुछ हासिल किया। मामला ये है कि जब माशरों पर, कौमों पर, मुल्कों पर, बादशाहतों पर और हुकूमतों पर
जवाल आता है तो जवाल सिर्फ इक़्तिदार का नहीं आता, माशरे की हर चीज जवाल पजीर हो जाती है। और सबसे पहले माशरे का अदब मुतासर होता है। सबसे पहले जवाल जो आता है वो अक्ल खिरत को आता है उस माशरे की, इसलिए कि अगर उस माशरे में अक्ल खिरत हो तो जवाल आ ही नहीं सकते। आप देखें कि मैं आज अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बात करना बहुत जरूरी समझता। मुझे ये खबर नहीं, मैंने जस्ता जस्ता तो तरक्की पसंद तंजीम के बारे में जरूर पढ़ा है। मुझे ये इल्म नहीं कि कोई किताब बाकायदा तारीख की शक्ल में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पर लिखी गई हो। हाँ, एक हिंदुस्तान में लिखी गई। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, गजलें में सिर्फ 2 ही पढ़ूंगा कि इस अंजुमन का किरदार क्या था, ये क्या बला थी। मकसद मामला ये था कि गालिब के ऐत में ही ज़वाल शुरू हो गया। ये ज़वाल हमारे आज का शुरू नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तकसीम के बाद ज़वाल शुरू नहीं हुआ, ये ज़वाल उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि पाकिस्तान की तकसीम के पास सारा ज़वाल ही हमारे हिस्से में आ गया। वो अदब का हो, वो सियासत का हो, वो तालीम का हो, वो मईशत का हो, वो ज़री हो, वो एजुकेशन का हो, वो समाजी हो, ये तमाम ज़वाल हमारे हिस्से में आ तकसीम हो गया। जिस तरह ये मुल्क तकसीम हुआ, जमीन तकसीम हुई, वो सारा ज़वाल भी हमारे हिस्से में आ गया। भाई गालिब ने क्यों कहा था वो शेर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जदी साहब, गालिब ऐसा इंसान क्या शेर कह रहा है, वो कह रहा, क्यों कहा उसने कि 100 पुष्ट से है पेशा आबा सपागिरी। अरे गालिब कह रहा है कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। अरे अगर तेरी जरिया इज्जत शायरी नहीं तो किसकी होगी? तेरी किताब का जिक्र तो लोगों ने इल्हामी किताबों के बराबर किया है। हिंदुस्तान में कहा गया था कि यहां सिर्फ 2 किताबें हैं, एक दीवाने गालिब और दूसरी हमारी हिंदुस्तान की इल्हामी किताब। और गालिब तू कह रहा है यहां तो एक शेर कोई कह ले तो अपने पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने देता। और तू कह रहा है कि शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। क्यों कहा था उसने? यूं हुआ कि अगर ये वो शायरी ना शुरू करते आप मुसलमान शायर, अदीब और हिंदुस्तान के शायर, जिसका आगाज गालिब के जमाने में हो गया था, 3000 आदमी के साथ अंग्रेज 30-35 करोड़ का हिंदुस्तान फतह नहीं कर सकता। आप सवाल की कुव्वत का अंदाजा लगाएं
कि 7 समुंदर पार का 3,000 इंसान साथ लेके कंपनी आती है, मुल्क नहीं आता, सिपह सलार नहीं आते, हमला नहीं होता। एक कंपनी तिजारत करने आती है और वो कंपनी इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी तालीम याफ्ता थी, इतनी जदीद थी कि उसने देख लिया कि इस कौम के अदब को ज़वाल आ गया है, अब हमसे नहीं ये बच सकता। याद रखो, फौजों की शिकस्तों से ज़वाल नहीं आया, कलम की शिकस्त से ज़वाल आता। अगर कलम बिक जाए तो फिर ज़वाल आता। फौज हथियार डाल सकती है, ये कलम है, कलम नहीं। सर शहीदों के खम नहीं होते, गाजियों के अलम नहीं झुकते। फौज हथियार डाल सकती है, ये कलम है, कलम नहीं झुकते। लेकिन ये कलम झुके हुए थे। जब दरबारों से, जब बादशाहों से, राजों में राजों की, मुसलमान राजों की उन्होंने बादशाह छीन ली, इक़्तिदार छीन लिया, तो ये दौलतमंद तबके, शिकस्त खुर्दा तबके, इनका तमाम रवैया और इनका तमाम इनकी तवज्जो मौसीकी और शायरी की तरफ चली। इनके घरों में शायरी, इनके दरबारों में शायरी, और 15-15 दिन मुशायरे चलते थे। हिंदुस्तान के राजे महाराजे जो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, उनके रुस्तमो सहराब की जंगें होती थी। और ये रुस्तमो सहराब कौन होते थे? तीतर और बटेर। क्या अंग्रेज देख नहीं रहा था कि इनके रुस्तम जो थे वो तो ईरान के रुस्तम और सहराब, इनका ज़वाल यहां तक आ गया है कि बटेरों को और तीतरों को रुस्तम और सहराब कह रहे हैं। वो इनसे तक छीनना कौन सी ऐसी बात। और जब गालिब को ये कहना पड़ा तो गालिब क्या करता? जब हुक्मरान शायरी करने लगेंगे, और शायरी भी क्या करते थे कि आपके एक तरह आपके पांव के नीचे दिल है, एक जरा आपको जहमत हो भाई। और ये दाग दहलवी की औलादें अब भी जिंदा है। हुआ क्या कि फारसी शायरी जो विरसे में मिली थी उर्दू जुबान को, वो फारसी बगावत की शायरी जो मिली थी, जो सेकुलरिज्म की शायरी मिली थी हिंदुस्तान को, वो शायरी जो थी वो गालिब के साथ खत्म हो गई। आगे दाग की शायरी शुरू होती है, ये दरबार की शायरी हो जाती है। और याद रखो कि कौमें ज़वाल पज़ीर अशराफिया से हुआ करती है, और जब मुसलमान अशराफिया, हिंदुस्तान के हुक्मरान अशराफिया, उन्होंने अपने अदबगाह और अपनी इल्मगाह तवाइफों के कोठे बना लिए। वो कहते थे हम अपने बच्चे जौहर भाई के घास छोड़ के आते हैं कि अदब सीखें। उनकी शायरी इंसानियत की शायरी नहीं थी, उनकी शायरी गौहर जान के कोठे की शायरी। इस शायरी को कहते हो ये शायरी? ओ भाई, ये
ज़मीर इसी तंजीम का जिंदा था। पूरे हिंदुस्तान में एक ही तंजीम निकली जब कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया। उस तंजीम ने अपनी तंजीम का नाम रखा अंजुमन तरक्की-पसंद मुसन्निफीन, और वो सारी की सारी पाकिस्तान में जहां आ गई। उस तंजीम ने इनके इस्तारे शायरी के बदले, उस तंजीम ने पाकिस्तान की जिंदगी में आगाज किया इंसानी तरक्की का, इंसानी इल्म का। उसने पाकिस्तान के लोगों को इल्म की रोशनी देने का आगाज किया। लेकिन पाकिस्तान की तंजीम में तो जवाल आया था तकसीम में, और उस जवाल के याद रखो दो कुव्वतें हर जवाल की मोतबर होती हैं, हुक्मरान होती हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी मजहबी कुव्वतें, और ये जवाल की कुव्वतें होती। जो कौमी और अवाम और जो भी मुल्क इन दो ताकतों के हाथ में आ जाए वो क़यामत तक ज़वाल पजीर रहा, और ये किसी अरूज को तस्लीम नहीं करता। ये दो कौमें ना अक्ल को तस्लीम करती हैं, ना साइंस को तस्लीम करती हैं, ना इंसाफ को ये तस्लीम करती हैं, ना तालीम को तस्लीम करती हैं। ये जहालत को तस्लीम करती हैं। ये बेवकूफ इंसानों को, जोहरों को, जानवरों को पसंद करती है। ये माशरे को जानवरों का माशरा बनाती है, गाय भैंसों का माशरा बनाती है। जहां बांध दो, अवाम को बांध दिया, जहां खोल के ले जाओ, उसे कोई इतराज नहीं होता। आप जानवर को बेच दें, एक शहर से दूसरे शहर ले जाएं, उनको कुछ इतराज नहीं होता। उन्होंने सिर्फ चारा खाना होता है। ये पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बना दिया है, जिसका नाम पाकिस्तान रखा है। इस तंजीम ने जब अपना खिरत का अमल शुरू किया तो सबसे पहले इसी तंजीम को मारा। कोई एक इंसान इस तंजीम का बता दे जिसको इस रियासत ने तस्लीम किया। जो आदमी इंसानियत की बात करने उठा उसे गद्दार कहते। जिस शख्स ने यहां आजादी की बात की उसे हिंदुस्तान का एजेंट कहते। और आज जिस तरह दोस्तों ने कहा कि किसी ने जानवर के बारे में कुछ कहा, भाई बेटा बाप पर ही जाया कर। अगर वो ये ना कहता तो मैं उसका बेटा उसे ना मान। जिसका बाप ये सोचता हो कि मैं गालिब से बड़ा शायर हूं, उसके बेटे की ज़हनी हैसियत हालत क्या हो सकती। तैर से आके आए काबे वीर, और जिसको चाहे खुदा खराब। तरक्की पसंद तंजीम के तमाम लोग, तमाम शायर इस मुल्क की नहीं, कायनात और इंसानियत की ज़रफ़त मिस्र हैं। है कोई जो तुम में से वो ज़रफ़त मिस्र बन सका हो? तुम तो उन लोगों के एक मिसरे की ताप नहीं ला सकते। उनके बारे में कहते हैं कि वो, अच्छा ये बताइए कि हम कभी क्यों नहीं कहते कि फलां शायर नहीं। ये जालिब ने क्यों नहीं कहा था कि ज़फ़र इकबाल कोई शायर नहीं। ये फैज ने क्यों नहीं कहा? वो बड़े आदमी, मुझे बताइए। ठीक है, ये ज़हीर कश्मीरी ने क्यों नहीं कभी कहा? ये अहमदुद्दीन कासमी ने कभी क्यों नहीं कहा?
भाई वो भी तो शायर थे ना। स्टेज से कहा उन्होंने कभी कहा था कि फलां शायर शायर नहीं, हम इसको शायर नहीं मानते। वो इसी सोसाइटी में रहते थे, यहाँ की शायरी सुनते थे, पढ़ते थे, खुद भी शायरी करते थे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो देखिए, ये ज़र्फ के फासले देखें, ये सोच के फासले देखें, ये अज़मत के फासले देखें, ये इल्म के फासले देखें। इल्म कभी नकाइस की तरफ देखता ध्यान ही नहीं देता, वो इस्लाह करता। बहुत इल्म बुरे को भी अच्छा बना देता।